जय हिंद दोस्तों। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2020 के अंतर्गत इस लेक्चर में हम 2018 की जेल प्रहरी परीक्षा में पूछे गए गणित के प्रश्नों को हम हल करेंगे। यह 11वां भाग है जिसमें जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018 में पूछे गए प्रश्नों को हल किया गया है। पहला प्रश्न है 7 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक पोल 8 मीटर 30 सेंटीमीटर लंबाई की छाया बनाता है। तो यहाँ पर पोल दिया गया है और उसकी छाया दी गई है। तो यहाँ पर हम देखें कि यदि 7 मीटर है तो 7 मीटर को यदि हम चेंज करें सेंटीमीटर में तो कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 20 सेंटीमीटर पहले से है तो कितना हो जाएगा, ये 720। जो कितनी छाया बनाता है, 8 मीटर, तो 8 मीटर 30 सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा, 830 हो जाएगा। समान परिस्थितियों के तहत उस पेड़ की लंबाई ज्ञात करिए जो 6 मीटर 64 सेंटीमीटर लंबाई की छाया बनाता है। तो हमें क्या करना है, पोल या फिर हमें क्या करना है, उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लीजिए हमने x मान लिया 664। यदि हम इसको देखें, इसको ट्रिक के माध्यम से हल करें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमें पोल दिया गया है 720 सेंटीमीटर का, यदि हम छाया से डिवाइड कर दें 830, इसी तरीके से दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये समान परिस्थितियों की बात की जा रही है। यहाँ पर क्या है, पोल की या पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है और लेकिन छाया कितनी दी गई है, 664। यदि हम यहाँ देखें, शून्य से शून्य कट जाएगा और यहाँ ये 83 नीचे है, यहाँ पे भी ये नीचे है, हर में है, कट जाएंगे। तो 83, क्योंकि 8 तिरी 24 और 8 अठिंगे 64 और 2 66, 664। 8 का गुणा 72 से हो जाएगा तो 72 गुणित 8 बराबर x। तो 8 दूनी 16, 8 ही 7 ही 56 और 1 57, अर्थात 576 सेंटीमीटर। और यदि हम मीटर में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 मीटर 76 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से 5 मीटर 76 सेंटीमीटर, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। यह प्रश्न है, एक समद्वि बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी बराबर भुजाएं प्रत्येक 5 सेंटीमीटर हैं और आधार 8 सेंटीमीटर है। यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हमें बराबर जो भुजाएं हैं, यहाँ पर ये क्या दी गई है, 5 सेंटीमीटर दी गई है और इसका जो आधार है वह क्या दिया गया है, 8। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि समद्वि बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर आधार तो दिया गया है लेकिन ऊंचाई हमें नहीं दी गई। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लंब खींच लेते हैं और हम इसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लंब बनेगा तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण, कर्ण क्या दिया, 5, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 बराबर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब लंब डाला जाता है तो ये जो आधार है इसको दो भागों में, समान 2 भागों में बांटेगा। तो 8 सेंटीमीटर का है तो ये कितना बचेगा, 4। तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16 धन हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ पे 16 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 9। और h का मान निकालना है तो h बराबर कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ वैल्यू रखते हैं 1/2। आधार हमारा क्या था, 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमारी क्या आ गई, 3 सेंटीमीटर। 2 चौके 8, 4 तिरी 12, 12 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन पहले में हमें दिया गया है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। यह प्रश्न है, ऋण 7 और 3 के बीच m एक मध्य बिंदु है, m के लिए पूर्णांक लिखें। अर्थात m का हमें मान बतलाना है। यदि हम इसको संख्या रेखा पर देख लें, यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है, 3 है। यहाँ पे ऋण 7 तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6 और ये ऋण 7। तो यहाँ पे क्या है, m जो है मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर यदि हम देखें और इन दोनों के बीच में है तो यहाँ पर हम देखें इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि 9 संख्याएं तो इसका मध्य बिंदु कौन सा हो जाएगा, 5वां बिंदु जो होगा मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ पर हम किसी तरीके से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, अर्थात जो ऋण 2 है m का मान क्या हो जाएगा हमारा, ऋण 2। तो हमारा जो कि ऑप्शन हमें 3 में दिया गया है। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं।
यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है? तो हमें दिए गए ऑप्शन के आधार पर हम देखते हैं, तो हम इस संख्या को देखेंगे कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो इसके लिए हम संख्या के अंकों को बाईं ओर से देखना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले बाईं ओर से यदि हम देखें तो इसके सभी अंक क्या हैं? 9 हैं, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा अंक देखते हैं तो 8 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है। सबसे छोटी बतलाना, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। हम इनमें देखते हैं, तीसरा अंक देखते हैं, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है। तो हम कह सकते हैं कि 9 वाली संख्या क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएंगी। और जो हमारी संख्या होगी फोर्थ ऑप्शन, ये हमारा क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगी, क्योंकि हमें सबसे छोटी संख्या बतलाना था। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न है, यदि x बराबर 100 तो x के ऊपर 4 की घात में शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर x का मान हम यदि 100 रख दें, उसके ऊपर 4 की घात लगा दें, तो हम यहाँ देखते हैं हम 100 को क्या लिख सकते हैं? 100 के ऊपर 10 के ऊपर 2 की घात के ऊपर 4 की घात, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुणा हो जाता है, घात के ऊपर घात, तो 4 दूनी 8। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 100 तो x के ऊपर 4 की घात में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी, जो कि ऑप्शन हमें 3 में हमें दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न है, हल करें 2 के ऊपर 3 की घात गुणित 3 के ऊपर 2 की घात। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? ऑप्शन के आधार पर इसको हम हल करते हैं। तो यदि हम यहाँ देखें कि 2 के ऊपर 3 की घात गुणित 3 के ऊपर हमें 2 की घात दी गई है, तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? यदि हम इनकी घातों को समान बना लें कि 2 के ऊपर 2 की घात गुणित 2 के ऊपर 1 की घात लिख सकते हैं, गुणित 3 के ऊपर 2 की घात। अब यहाँ पर 2 की घात है, यहाँ पर भी 2 की घात है, तो इनको साथ में लिख लें यदि हम, तो 2 गुणित 3 के ऊपर 2 की घात लिख सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर समान 2 की घात है, गुणित 2 के ऊपर 1 की घात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 के ऊपर क्या आ जाएगा? 2 की घात गुणित 2 के ऊपर 1 की घात। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि हमें सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न है, गुणनखंड करें 1 ऋण 2xy ऋण कोष्टक के अंदर x का वर्ग धन y का वर्ग। यदि हम यहाँ देखें कि जो ऋण x का वर्ग धन y का वर्ग कोष्टक में लिखा हुआ है, इसके साथ यदि हम 2xy को और लिख लें तो यहाँ पे सूत्र बन जाएगा x ऋण y का स्क्वायर या x धन y का स्क्वायर। चलो करते हैं इसको। तो 1 ऋण, यदि हम 2xy को कोष्टक में लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऋण कॉमन निकाल दिया तो क्या हो जाएगा? 2xy धन का हो जाएगा। यहाँ पे हमने ऋण कॉमन निकाला है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा, x वर्ग धन y वर्ग। यहाँ पर हम देखते हैं एक ऋण, ये क्या है? x का वर्ग धन 2xy धन y का वर्ग क्या होता है? x धन y का वर्ग। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन गया क्या कि यहाँ पे 1 है तो 1 का हम वर्ग कर सकते हैं, तो a वर्ग ऋण b वर्ग क्या होता है? a वर्ग ऋण b वर्ग, a धन b a ऋण b। तो क्या हो जाएगा? 1 ऋण x धन y, एक आंसर हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा? 1 धन x धन y। तो यहाँ पे यदि हम इस कोष्टक को खोल देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? 1 ऋण x ऋण y। तो हमारा आंसर जाएगा दिया गया है, देखिए 1 धन x धन y, 1 धन x धन y और 1 ऋण x ऋण y। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। यह प्रश्न है, राम प्रातः 10:15 पर निकला और 3 सही 1/2 अर्थात 3.5 घंटे के बाद स्टेशन पहुंचा। वह किस समय स्टेशन पहुंचा? तो वह निकला कितने बजे है? 10:15 पर। उसको कितना टाइम लग गया पहुंचने में? 3.5 घंटे। यदि हम 10:15 है उसमें 3 घंटे 30 मिनट यदि जोड़ दें तो हमारा समय आ जाएगा। तो मिनट में मिनट जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 30 15 45 मिनट हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 और 3 13। लेकिन यदि हमारा समय क्या दिया गया है? 12 घंटे के प्रारूप में दिया गया है, इसलिए 13 अर्थात क्या हो जाएगा? 1:45 पर वह क्या होगा? स्टेशन पहुंचा होगा। यह प्रश्न है, 2p के ऊपर 3 की घात धन 4p का वर्ग धन 20 प्राप्त करने के लिए 5p वर्ग ऋण 9p धन 5 में से कितना निकालना पड़ेगा? अर्थात इसमें से हम क्या घटा दें कि हमें इसको प्राप्त हो जाए? तो हम लिखते हैं कि यदि हम 5p वर्ग ऋण 9p
धन 5 में से यदि x को घटा दें तो हमें 2p के ऊपर 3 की घात धन 4p वर्ग धन 20 प्राप्त होता है। यदि हम इस वाले व्यंजक का पक्षांतर कर दें इस तरफ और x का पक्षांतर कर दें तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखते हैं 5p वर्ग ऋण 9p धन 5 ऋण, यदि 2p के ऊपर 3 की घात है धन का है तो ऋण का हो जाएगा। यहाँ पे धन 4p वर्ग है तो ऋण 4p वर्ग हो जाएगा। धन 20 है तो ऋण 20 हो जाएगा और यहाँ पर x का पक्षांतर करेंगे तो ऋण का x है धन का x हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि सबसे पहले हम घन वालों को देख लेते हैं, 3 की घात वाले देख लेते, तो यहाँ पर नहीं है तो ये ऋण का 2p के ऊपर 3 की घात आ जाएगा। यहाँ पर हम वर्ग वाले देखते हैं तो वर्ग वाला यहाँ पे है, वर्ग वाला यहाँ पे है, तो यहाँ 5p वर्ग है, यहाँ ऋण 4p वर्ग है तो घट जाएगा तो क्या बचेगा, p वर्ग बचेगा। यहाँ हम देख लेते हैं ऋण का 9p है, ऋण 9p ही आ जाएगा और यहाँ पे 5 है धन का, यहाँ पे ऋण के 20 हैं तो घट जाएंगे तो ऋण के 15 बचेंगी। तो ये हमारा x का मान आ जाएगा जो कि ऑप्शन हमें दिया गया है, 4th ऑप्शन में जो कि हमें दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। यहाँ प्रश्न है, दी गई भिन्न में यदि अंश को 3 से गुणा किया जाए तथा हर में 1 की वृद्धि की जाए तो 7/6 प्राप्त होता है, लेकिन यदि अंश में 4 की वृद्धि की जाए और हर में 3 की कमी की जाए तो हमें 1/2 प्राप्त होता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें मान लेते हैं कि भिन्न p/q है या x/y है, कुछ भी, तो हमने क्या मान लिया कि भिन्न जो है p/q है। अब जो प्रश्न के अनुसार किया गया है हम उसको करते जाते हैं। अंश को 3 से गुणा किया जाता है तो अंश को यदि 3 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3p हो जाएगा। हर में 1 क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है तो 3p/q धन 1, तो हमें क्या मिलता है, 7/6 प्राप्त हो जाता है। यदि हम इसको हल कर लें, थोड़ा सा व्यवस्थित रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, 6×3 18, 18p बराबर 7 का गुणा हो जाएगा 7q धन 7 हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से यदि हम देखें दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है कि अंश में 4 की वृद्धि की जाए तो अंश p है उसमें हमने 4 को जोड़ दिया बटे हर में 3 की कमी की जाए, q जो है उसमें हमने 3 को घटा दिया तो हमें क्या मिलता है, 1/2 मिलता है। यदि हम इसको हल करें तो क्या मिलेगा, 2 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2p धन 4 दूनी 8 बराबर 1 का गुणा होगा तो q ऋण 3। तो यहाँ से यदि हम देखें कि यहाँ पे 18p है तो हम 2p बराबर कर लेते हैं, तो 2p बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 का पक्षांतर कर दें तो q ऋण 3 ऋण 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, q ऋण 8 और 3 11 हो जाएगा, तो ऋण के 11 हो जाएंगे। यहाँ पे 2p का मान क्या आ गया, q ऋण 11, तो यहाँ पे कितना है 18p। यदि हम इसमें 9 का गुणा कर दे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो 9 का हमने गुणा कर दिया, 9 दूनी 18, तो 9 का गुणा करेंगे तो 9q ऋण 11 9 99, तो ये दोनों क्या हो गए आपस में बराबर हो गए, तो ये वाली वैल्यू भी क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। हम इसको बराबर कर देते हैं तो 7q धन 7 बराबर 7q धन 7 बराबर हो जाएगा किसके, 9q ऋण 99 की। तो यहाँ से यदि हम q का पक्षांतर कर लें और 7 का पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 9q ये धन का है, ऋण के 7q हो जाएंगे। इसी तरीके से ऋण 99 का पक्षांतर कर देंगे तो 7 धन 99 हो जाएंगे। तो यहाँ से घटेगा तो 2q आ जाएगा, यहाँ जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 106, तो q का मान क्या आ जाएगा, 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, तो q का मान कितना आ गया 53, अर्थात हर का मान कितना आ गया 53। तो हम किसी भी समीकरण में, इस वाले समीकरण में या फिर किसी भी समीकरण में हम q का मान रखकर p का मान निकाल लेंगे। जैसे कि ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि 53 जो है, चूंकि हमें ऑप्शन में दिख रहा है कि 53 जो है सिर्फ तीसरे ऑप्शन में है, इसलिए जो तीसरा ऑप्शन होगा वही हमारा सही होगा। तो इस प्रकार हमने 2018 परीक्षा में पूछे गए गणित के प्रश्नों को हमने हल किया। धन्यवाद।